एक आदमी, एक घर और एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी बदल देगा। फिल्म की शुरुआत होती है जेवियर नाम के शख्स से, जो पहली नजर में बेहद अमीर लगता है। लग्जरी कार, आलीशान घर और एक शालीन पर्सनैलिटी, लेकिन हकीकत इससे एकदम उलट है। जेवियर के पास कोई नौकरी नहीं है और इसी वजह से उसके घर की आर्थिक हालत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। जेवियर ने ढेरों जॉब इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हुआ। एक शाम वो मायूस होकर घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि उसे अपनी कार और घर बेच देने चाहिए। पहले तो जेवियर को ये बात चुभती है, लेकिन हालातों के आगे मजबूर होकर वो मान जाता है। अपनी हाउस हेल्पर को भी निकाल देता है, जो गुस्से में उसे डुप्लीकेट चाबी फेंक कर चली जाती है। जेवियर अब एक छोटे सस्ते से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और एक शॉर्ट कोर्स में दाखिला लेता है ताकि अपना रिज्यूम बेहतर बना सके। वो लगातार इंटरव्यू देता है, लेकिन नाकामियों का सिलसिला थमता नहीं। फिर एक दिन उसे एक नौकरी मिल जाती है, लेकिन खुशी तब मातम में बदल जाती है जब उसे बताया जाता है कि पहले 6 महीने उसे बिना सैलरी के इंटर्नशिप करनी होगी। थकाहारा जेवियर इस नौकरी को भी छोड़ देता है। वो अपनी कार में बैठकर सोचता है कि अब क्या करे। तभी उसे वो चाबी मिलती है जिसे उसकी हेल्पर ने कभी फेंका था। चाबी देख वो एक अजीब से इमोशनल खिंचाव में अपने पुराने घर की ओर निकल पड़ता है। घर के बाहर काफी देर तक खड़ा रहता है और जैसे ही उसे लगता है कि वहां कोई नहीं है, वो चुपके से अंदर दाखिल हो जाता है। वो घर में नए मालिकों की तस्वीरें देखता है और उस खिड़की से बाहर का वही प्यारा व्यू जो कभी उसका अपना था। वो घंटों वही बैठा रहता है, मानो वक्त वही थम गया हो। अगले दिन वो फिर आता है, लेकिन इस बार उसका इरादा साफ है। वो घर की तलाशी लेने लगता है। उसे कई डॉक्यूमेंट्स और एक लाल रंग का टोकन मिलता है जो एक रहस्यमयी रिहैब सेंटर से जुड़ा होता है। लेकिन उस सेंटर का उस घर से क्या रिश्ता है? कौन जाता था वहां? और अब जेवियर क्या करने वाला है? जेवियर अब तक इस घर के नए मालिक थॉमस के बारे में गहराई से जानने की ठान चुका था। वो चोरी छुपे उसके कंप्यूटर को चालू कर देता है। इस कंप्यूटर से उसे थॉमस और उसकी फैमिली के बारे में कई अहम जानकारियां मिलती है। उसे पता चलता है कि 1 साल पहले इस परिवार का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें थॉमस खुद गाड़ी चला रहा था और नशे में था। इसी वजह से उसका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया था। कंप्यूटर से जेवियर को थॉमस का पूरा डेली रूटीन भी पता चल जाता है, यहां तक कि ये भी कि अगली सुबह थॉमस एक रिहैब सेंटर जाने वाला है, जहां लोग नशे की लत छुड़ाने आते हैं। अगले दिन जेवियर भी उसी रिहैब सेंटर पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोग जब पहली बार उसे वहां देखते हैं तो उससे सवाल पूछते हैं। जेवियर तुरंत एक काल्पनिक कहानी बना देता है। वो बताता है कि वो भी शराब का आदी रहा है और इसी वजह से उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चली गई है। उसकी बनाई हुई कहानी थॉमस की असल जिंदगी से इतनी मेल खा रही होती है कि थॉमस खुद उसे नोटिस करने लगता है। और यही जेवियर का असली प्लान था, उसकी जिंदगी में जगह बनाना। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और दोस्ती गहरी होती जाती है। थॉमस का नाम अब हमें पता चलता है। अगले दिन जेवियर फिर से थॉमस के घर आता है और फिर से उसके कंप्यूटर को चालू करके उसके पूरे शेड्यूल में बदलाव कर देता है। चूंकि ये शेड्यूल थॉमस के मोबाइल से भी सिंक था, इसलिए फोन में भी बदलाव हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि थॉमस अपनी बेटी को स्कूल से लेने देर से पहुंचता है, जिससे उसकी पत्नी और बेटी बहुत नाराज हो जाती है। थॉमस दुखी हो जाता है। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपनी फैमिली को दोबारा जोड़ने की। अगले दिन थॉमस फिर से रिहैब क्लास में जाता है और एक बार फिर जेवियर से मिलता है। क्लास के बाद दोनों एक कॉफी शॉप में साथ बैठते हैं। थॉमस उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है, फोटो दिखाता है और जेवियर से भी उसकी फैमिली की फोटो दिखाने को कहता है। जेवियर बहाना बनाता है, अभी मेरे पास नहीं है, कल जरूर दिखाऊंगा। अब दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि थॉमस जेवियर को अपने घर आने का न्योता दे देता है
और यहीं पर जेवियर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान होती है, मानो उसका मिशन पूरा हो गया हो। अगले दिन जेवियर अपने पुराने घर यानी अब थॉमस के निवास पर एक फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचता है। दरवाजे पर उसे वही पुराना माली मिलता है जो पहले उसके लिए काम करता था। माली थोड़ा हैरान होकर पूछता है, किससे मिलने आए हैं आप? जेवियर नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो थॉमस से मिलने आया है, इसलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आज भी मेरे पुराने पते पर आते हैं, बस उन्हें लेने आया हूं। माली थोड़ी देर उसे देखता है, फिर दरवाजा खोल देता है। जेवियर अंदर प्रवेश करता है। थॉमस उसका स्वागत बेहद गर्मजोशी से करता है, जैसे पुराने दोस्तों के बीच सालों बाद मुलाकात हो रही हो। थॉमस को अभी तक ये जानकारी नहीं होती कि जेवियर कभी इस घर का मालिक था। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, साथ में डिनर करते हैं और फिर जेवियर चला जाता है। अगले दिन सुबह जब थॉमस ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, माली उसे टोकता है, क्या कल पुराने मालिक यहां आए थे कुछ बिल्स या कागज लेने? थॉमस थोड़ा चौंक कर कहता है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। माली चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में शक घर कर जाता है। उसे लगने लगता है कि जेवियर जरूर कुछ छिपा रहा है। उसी दिन एक और मोड़ आता है। जेवियर जानबूझकर अपनी कार का एक्सीडेंट कर देता है, फिर घबराहट में थॉमस को कॉल करता है, मदद चाहिए। थॉमस तुरंत पहुंचता है और देखता है कि जेवियर के हाथ में शराब की बोतल है। उसे लगता है जेवियर ने नशे में गाड़ी चलाई है। थॉमस उसकी हालत देखकर गुस्से और चिंता से भर जाता है। बोतल उसके हाथ से छीनते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे मूंगफली से एलर्जी है, अगर एक दाना भी खा लूं तो जान जा सकती है। तुम्हारे लिए शराब ही वही जहर है, अगर फिर से पिया तो ये तुम्हें खत्म कर देगी। जेवियर की आंखें भर आती है। वो धीरे से कहता है, मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं कल तुम्हारे घर आया और तुम्हें तुम्हारी खूबसूरत जिंदगी जीते देखा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा स्टेटस, सब कुछ, तो अपने हालातों से हार गया। मैं भी कभी एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन अब ना नौकरी है ना परिवार का साथ। खालीपन ने मुझे फिर से शराब की तरफ धकेल दिया। थॉमस उसे सच्चाई बताता है, तुम्हें जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। ये संतुलन मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, और वो कंपनी जहां मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, वो असल में मेरी नहीं, मेरे ससुर की है। जेवियर कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, थोड़ा तुम्हारा फोन चाहिए, मेरा डेड हो गया है, मुझे कार टो करने वालों को कॉल करना है। थॉमस बिना सोचे समझे अपना फोन दे देता है, लेकिन कॉल करने से पहले जेवियर खुद को एक ईमेल भेज देता है। उसने ऐसा क्यों किया, इसका राज बाद में खुलता है। इस पूरी स्थिति के बीच जेवियर ने थॉमस से एक वादा भी ले लिया था, तुम घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताओगे, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। थॉमस ने ये बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी को उसके कपड़ों से शराब की गंध आ गई। वो गुस्से से आग बुला हो गई। उसे लगा थॉमस फिर से वही गैर जिम्मेदार हरकतें कर रहा है, जिनकी वजह से पहले भी उनका परिवार एक बड़े संकट में पड़ चुका था। थॉमस को सफाई देनी पड़ी कि उसने शराब नहीं पी थी, बल्कि वो तो बस जेवियर की मदद कर रहा था। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जेवियर को माली की कॉल आती है, मैं जान गया हूं कि तुम थॉमस से मिलने उसके घर गए थे, किसी बिल के लिए नहीं। अगर चाहते हो कि ये बात मैं राज रखूं, तो कल मुझसे मिलो। अब जेवियर मजबूर होकर माली से मिलने गया। माली ने उसे धमकाया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे थॉमस को लेकर ठीक नहीं है। अगर चाहते हो कि मैं पुलिस को कुछ न बताऊं, तो मेरे लिए एक छोटा सा काम करो, उसकी बेटी के कपड़े मुझे लाकर दो। ये सुनकर जेवियर का खून खौल उठा, लेकिन अपनी योजना को विफल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हामी भर दी। अगली सुबह माली के कहे अनुसार वो थॉमस के घर गया, जब घर खाली था। लेकिन जैसे ही वो अपना काम पूरा करने ही वाला था, थॉमस की पत्नी वापस आ गई। जेवियर बुरी तरह घबरा गया। दिलचस्प बात यह थी कि उसी वक्त थॉमस की पत्नी जेवियर को कॉल करने ही वाली थी।
जैसे ही उसने कॉल मिलाई, उसी वक्त फोन की रिंग सुनाई दी जो घर के अंदर से आ रही थी। मगर उसने इसे सिर्फ एक भ्रम मान लिया और कुछ कहे बिना वापस चली गई। इस तरह जेवियर बाल बाल बच गया। कुछ समय बाद थॉमस की पत्नी और जेवियर एक रेस्टोरेंट में मिले। वहां पत्नी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि थॉमस फिर से मुसीबत में पड़े। पहले भी उसकी शराब की लत के कारण भयंकर एक्सीडेंट हो चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती नहीं चाहती। लेकिन यहां जेवियर ने चालाकी से अपना खेल खेला। उसने कहा, ड्रिंक तो थॉमस ने ही की थी, मैंने नहीं। उसने एक ईमेल भी दिखाया जिसमें लिखा था, जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूं। यह वही मेल था जो जेवियर ने चालाकी से थॉमस के फोन से खुद को फॉरवर्ड किया था। यानी ये पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। अब फिल्म हमें थॉमस के घर ले जाती है, जहां एक बड़ी बहस और झगड़ा उसकी पत्नी से होता है। इस बार भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनका रिश्ता हिलाकर रख दिया। जेवियर के घर एक दिन एक पार्सल आता है। उस पार्सल में पेपर स्प्रे और पीनट स्प्रे होता है। बड़ी चालाकी से जेवियर पीनट स्प्रे को पेपर स्प्रे के अंदर इंजेक्ट कर देता है और बाकी सामान को फेंक देता है। ये सब करते वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी उस पर नजर रख रही है। उसका अगला प्लान था थॉमस की पत्नी को ये स्प्रे देना, लेकिन उसे शक हो गया कि उसकी बीवी उसका पीछा कर रही है। इसलिए वो सीधे अपने कोर्स सेंटर चला गया। उसकी पत्नी ने उसे क्लास में बैठा देखा और चैन की सांस ली और वहां से चली गई। इसके बाद जेवियर गार्डनर से मिलने गया। वो उसे थॉमस की बेटी के कुछ कपड़े दे देता है, मगर अब गार्डनर की डिमांड और बढ़ चुकी थी। उसने जेवियर से कहा, अब इस कैमरे को जाकर थॉमस की बेटी के कमरे में फिट करना होगा। यह सुनकर जेवियर को लगा कि अब गार्डनर उसके लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसलिए वो माली को इस तरह मारता है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे और जेवियर बेगुनाह साबित हो जाए। फिर वो थॉमस के ऑफिस जाता है, उससे मिलना चाहता है, लेकिन थॉमस बेहद गुस्से में था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कोई झूठ बता दिया था, जिससे उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। गुस्से में आकर थॉमस जेवियर को बहुत बुरी तरह पीटता है। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता है, लेकिन जेवियर इलाज कराने नहीं जाता, बल्कि सीधे थॉमस की पत्नी के पास पहुंचता है। वहां वो झूठ बोलता है, तुम्हारे पति ने हमें रेस्टोरेंट में साथ देखा था और अब उसे लग रहा है कि हमारा अफेयर चल रहा है। इसके बाद वो एक और बात जोड़ता है, मुझे लगता है कि थॉमस की शराब की लत अब खतरनाक हो चुकी है। हो सकता है गुस्से में वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दे। फिर वो पेपर स्प्रे उसे दे देता है, वही स्प्रे जिसमें उसने पहले से ही पीनट सॉल्यूशन मिला दिया था। ये सब करने के बाद वो घर लौटता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझे एक जरूरी एजेंट का काम मिल गया है, कुछ दिन शहर से बाहर रहूंगा। पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हो? मगर जेवियर बिना जवाब दिए जल्दी से निकल जाता है। इसके बाद जेवियर ने थॉमस की पत्नी को कॉल किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप और आपकी बेटी जिम्नास्टिक के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अगर चाहें तो मैं आपको एक मशहूर जिम्नास्ट से मिलवा सकता हूं। इतना सुनते ही थॉमस की पत्नी बेहद उत्साहित हो गई और जेवियर के साथ चलने के लिए तुरंत राजी हो गई। दोनों ने उस जिम्नास्ट के साथ एक तस्वीर भी क्लिक करवाई। ये सब कुछ जानबूझकर प्लान किया गया था। जेवियर ने वही तस्वीर थॉमस को भेज दी, इस अंदाज में जैसे वो एक खुशहाल परिवार हो। तस्वीर देखते ही थॉमस अंदर से टूट गया। महीनों से जो शराब छोड़ी हुई थी, उसने उसी रात फिर से पीना शुरू कर दिया। ठीक वही जो जेवियर चाहता था। वो थॉमस की पत्नी को ये यकीन दिलाना चाहता था कि उसका पति कभी सुधरा ही नहीं। इस सब के बाद जब थॉमस ने अपनी पत्नी को जेवियर के साथ आते हुए देखा तो वो आपा खो बैठा। गुस्से में उसने पत्नी पर हाथ उठाने की कोशिश की। बचाव में थॉमस की पत्नी को जेवियर द्वारा दिया गया पेपर स्प्रे याद आया। उसने झट से दराज से स्प्रे निकाला और थॉमस की आंखों पर छिड़क दिया, लेकिन इस स्प्रे में कोई सामान्य रसायन नहीं था। पीनट स्प्रे को पेपर स्प्रे के अंदर इंजेक्ट किया था।
जिससे थॉमस को एलर्जी हो गई और उसकी सांसें उखड़ने लगी। थॉमस की पत्नी को लगा कि वो मर गया है। घबराकर उसने तुरंत जेवियर को फोन किया और मदद के लिए बुला लिया। जेवियर ने उसे पहले शांत किया और दूसरे कमरे में भेज दिया। फिर जब वो थॉमस के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो अब भी तड़प रहा था। लेकिन जेवियर नहीं चाहता था कि थॉमस जिंदा बचे। उसने दस्ताने पहले ही पहन रखे थे। साफ था कि वो थॉमस को मारने के इरादे से आया था। उसने धीरे से थॉमस का मुंह दबा दिया और अंततः थॉमस की सांसें हमेशा के लिए थम गई। अब कहानी एक नए मोड़ पर कट होती है। कई महीने आगे का दृश्य दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जिस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट पहले थॉमस था, अब वही पद किसी और के पास है। उस आदमी के पास जिसने थॉमस की जिंदगी छीन ली थी। उसने न केवल थॉमस की पत्नी से शादी कर ली, बल्कि उसकी जिंदगी, उसका घर और यहां तक कि उसका परिवार भी हथिया लिया। उसने खुद को थॉमस की जगह पूरी तरह फिट कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जेवियर की एक्स वाइफ उससे मिलने आती है। वो अब उससे तलाक ले चुकी थी। वो सीधा उस पर आरोप लगाती है, मैं जानती हूं थॉमस की मौत के पीछे तुम ही हो। मैंने उस दिन तुम्हें देखा था जब तुमने पेपर स्प्रे में पीनट सॉल्यूशन मिलाया था। अगर चाहूं तो मैं पुलिस में जाकर सब कुछ बता सकती हूं। वो आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा, और अगर तुम कोर्ट जाओगी भी तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं देश का सबसे महंगा वकील खड़ा कर दूंगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसकी धमकी और आत्मविश्वास देख उसकी एक्स वाइफ चुपचाप वहां से चली जाती है। अब कहानी का अंतिम हिस्सा दिखाया जाता है। वो आदमी उस पुराने घर में लौटता है जिसे उसने पहले बेच दिया था, लेकिन अब वो दोबारा उसी का हो चुका था। उस घर में अब वो अपनी नई पत्नी और बेटी के साथ खुश है, जैसे कभी थॉमस हुआ करता था। कहानी यही खत्म होती है, उस इंसान की जीत के साथ जिसने सब कुछ कब्जा कर लिया।